हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। तो आई होप आप लोग इस महामारी में सही होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो उसके साथ साथ हमें एग्ज़ाम के भी देखना है, तो मैंने इस बैच को स्टार्ट किया है। तो आज इस बैच में हम पढ़ेंगे टॉपिक 5 और इसके पहले हमने टॉपिक 4 तक क्लियर किया है, उसको एक्सप्लेन किया है मैंने। तो आज टॉपिक 5 के अंडर में हम पढ़ेंगे जो चैप्टर का नाम है सम यूजेस। सम यूजेस के अंडर में 7 ये पॉइंट्स हैं। देयर, इट, इज, टू, एम टू, आर टू, वेयर टू, हैज़, हैव, हैड, इट। तो इनको मैं क्लियर करूँगा डिफिनेशन के साथ और एग्जांपल के साथ। मैं बताऊँगा कि इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। इसके बाद हम टॉपिक 6 में देखेंगे टाइम एंड टेंस को। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले स्टार्ट करने से पहले आप इन 7 टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। आई होप आप इन्हें नोट कर लिए होंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं देयर एंड इट का यूज़। देयर एंड इट का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो देयर एंड इट का यूज़ को पढ़ने के लिए कुछ सम इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उन रूल को पहले समझेंगे। आइए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या है देयर के लिए। पहले हम पढ़ेंगे देयर को के बारे में। तो रूल हमारा फर्स्ट है, किसी वाक्य में या सेंटेंस में सब्जेक्ट तो रूल नंबर फर्स्ट है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट एक्सुलरी वर्ब से सटा हो, यानी किसी भी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट जो होता है कर्ता, वो एक्सुलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया से सटा हो या उसके नज़दीक हो, तो अंग्रेज़ी अनुवाद यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए देयर से शुरुआत होता है। जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन की शुरुआत होता है वो देयर से होता है, तथा यहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं होता है और वहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे देयर मतलब वहाँ होता है, लेकिन बट वहाँ जो होगा तो देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे पहले। स्ट्रक्चर होता है कि देयर प्लस एक्सुलरी वर्ब के साथ यदि नॉट है तो नॉट का यूज़ कीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स जितने भी सारे होते हैं वो हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हुआ। स्ट्रक्चर को भी आप नोट कर लीजिएगा इसके तौर पर। इसके बाद आप नोट एक लिखिए। नोट के तौर पर आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ ये कि एक्सुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया का जो यूज होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी कि सब्जेक्ट अगर यदि प्लूरल है तो एक्सुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया भी वहाँ प्लूरल का यूज़ होगा, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वहाँ सहायक क्रिया जो होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आकाश में अनगिनत तारे हैं। आकाश में अनगिनत तारे हैं, तो इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट को लेना होगा। सब्जेक्ट के लेने से पहले हमें देयर लगाएंगे एक्सुलरी वर्ब। तो सब्जेक्ट इसका पहचान के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो शायद आपको याद होगा कि सब्जेक्ट के लिए मैंने कौन और क्या से बताया था। तो आकाश में कौन है तो अनगिनत तारे, या आकाश में क्या है अनगिनत तारे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या से निकल के आ रहा है कि आकाश में क्या है तो अनगिनत तारे। तो हमारा अनगिनत तारे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ
ऐसे सेंटेंस को, जैसे कि तारे हैं, जो अनगिनत तारे, तो ये सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट हुआ यहाँ हेल्पिंग वर्ब हुआ यानी एक्सुलरी वर्ब, तो इससे सटा हुआ है, तब ये रूल इससे फॉलो करेगा। तो अनगिनत तारे हैं, तो यहाँ है जो है सहायक क्रिया है, और अनगिनत तारे ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और सहायक क्रिया यदि सटा रहता है तो इसके पहले देयर लगता है, यानी कि यहाँ बनेगा देयर, इसके बाद है यानी कि अनगिनत तारे, यानी कि क्या है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो देयर आर नंबरस स्टार्स। इसका इस तरह से आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे कि पहले देयर का यूज़ होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्लूरल है, अनगिनत तारे हैं, यदि अनगिनत एक तारा रहता है तो यहाँ इज़ होता है, तो ये अनगिनत तारे हैं, यहाँ प्लूरल है, तो इसलिए आर होगा, और नंबरस अनगिनत तारे, तो स्टार्स। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, ये एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे बाज़ार में कपड़े की दुकान खुला नहीं है। बाज़ार में कपड़े की दुकान खुला नहीं है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा स्ट्रक्चर के अनुसार कि देयर इज़, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, खुला नहीं है तो ओपन, फिर क्या सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब तो हो गया, सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, बाज़ार में क्या खुला नहीं है, तो कपड़े की दुकान, तो हमारा जो सब्जेक्ट है कपड़े की दुकान है, तो नॉट ओपन शॉप ऑफ क्लोथ्स इन मार्केट। तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयर का यूज़ फर्स्ट रूल के अनुसार देखा आपने, आइए रूल नंबर सेकेंड देखते हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आप इसे समझा होगा। रूल नंबर सेकेंड है, यदि सब्जेक्ट कॉमन नाउन हो तथा मुख्य क्रिया लिव, सिम, अपीयर्स में से कोई एक हो, तो ऐसे वाक्य को भी देयर से शुरू करते हैं। अर्थात यहाँ सब्जेक्ट कॉमन नाउन होकर है रूल, तो कॉमन नाउन का मतलब है कि स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, जितने भी ये होते हैं एक जातिवाचक संज्ञा होता है, कॉमन नाउन होता है। मुख्य क्रिया अर्थात यहाँ मेन वर्ब लाइव, सिम, अपीयर्स। लाइव मतलब यहाँ रहना होगा, सिम मतलब प्रतीत होता है, अपीयर्स मतलब भी प्रतीत होता है। लाइव मतलब रहना या अपना जीवन को, शैली को गुजारना, यहाँ लाइव होगा। तो इस तरह से होता है, कोई एक हो, उनमें से तीनों में से कोई एक हो, तो ऐसे वाक्य को भी देयर से शुरू करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, स्ट्रक्चर देयर, और यहाँ एक्सुलरी वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब होगा, या आप कह सकते हैं कि यहाँ V3 का यूज़ होगा, प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड्स जितने भी होंगे वो पीछे से अर्थ सही अरेंज करते हुए इन्हें नोट कर दिया जाए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो इसे एग्जाम्पल के तौर पर आइए समझते हैं। जैसे इस जंगल में साधु रहते थे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो इसके पहले देयर लगेगा, सबसे पहले देयर लगेगा। यहाँ पास्ट है यानी रहते थे, पहले रहते थे, पास्ट है। हम टेंस के में इसे डिटेल में डील करेंगे। तो रहते थे, रहना का लिव होता है, लिव्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास्ट है, तो आप V3 बनाइएगा, लिव का लिव्ड। तो देयर लिव्ड, कौन, इस जंगल में कौन रहते थे, लिव्ड के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो कौन रहते थे, तो साधु। तो देयर लिव्ड अ सेंट, कहाँ, तो जंगल में। इसको पीछे से हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश बनाते आ जाएंगे, इस जंगल में। तो इस जंगल में, तो इन दिस फॉरेस्ट। तो इस तरह से आप इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे सेंटेंस का बनाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वहाँ एक जंगल प्रतीत होता है।
प्रतीत होता था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो वो बनेगा देयर, था है तो पास्ट बनेगा, तो प्रतीत होता था। प्रतीत होने का मतलब मैंने बताया कि अपीयर्स, तो यहाँ हो जाएगा क्या, अपीयर्ड, अपीयर्ड, देयर अपीयर्ड, प्रतीत होता था क्या, वहाँ एक जंगल प्रतीत होता था। देयर अपीयर्ड अ फॉरेस्ट, देयर अपीयर्ड अ फॉरेस्ट, एक जंगल प्रतीत होता था। कहाँ, तो वहाँ का होता है देयर। तो इस तरह से बनेगा कि वहाँ एक जंगल प्रतीत होता था, तो देयर अपीयर्ड अ फॉरेस्ट देयर, वहाँ एक जंगल प्रतीत होता था। इस तरह से रूल नंबर 2 को आप समझे होंगे कि इसमें सब्जेक्ट को चुनना है, तो कौन या क्या से सब्जेक्ट की पहचान की जाती है। तो इस जंगल में क्या रहते थे, तो साधु, या कौन रहते थे, तो साधु। तो देयर लिव्ड अ सेंट, सब्जेक्ट V3 के बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो V3 हो गया लिव्ड, इसके बाद सब्जेक्ट हुआ सेंट, फिर इसके बाद हम पीछे से इंग्लिश कर देंगे, तो इस जंगल में, तो इन दिस फॉरेस्ट। इस तरह से हमने देखा कि वहाँ एक जंगल प्रतीत होता था। ऐसे सेंटेंस में यदि लिव्ड सीम अपीयर्स होता है तो इसका देयर से स्टार्ट किया जाता है ऐसे सेंटेंस को। तो हमने स्टार्ट किया देयर से, फिर इसके बाद था मेन वर्ब यानी कि V3 को इसमें कन्वर्ट करना था, तो अपीयर होता है, अपीयर का V3 होता है अपीयर्ड, अपीयर्ड लिख दिया गया। फिर एक जंगल क्या प्रतीत होता था, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में पहचान करेंगे कि वहाँ एक क्या प्रतीत होता था, तो एक जंगल, तो अ फॉरेस्ट। इसके बाद कहाँ, तो वहाँ, तो पीछे से लास्ट बचा हमारा सेंटेंस क्या वर्ड, वहाँ, तो यहाँ देयर हो जाएगा। इस तरह से आपने रूल 2 को भी समझा। आइए रूल 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3 है कि कुछ क्रियाएं जैसे कैन बी, कुड बी, शैल बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, आउट टू, कैन बी, कुड बी, शैल बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, कैन बी, आउट टू, मस्ट बी के साथ ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्य में देयर से शुरुआत होता है। इसे आइए रूल नंबर 3 को समझिए कि कुछ क्रियाएं जैसे यदि सेंटेंस में कैन बी, कुड बी, शैल बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, आउट टू, मस्ट बी के साथ ऐसे वाक्य में देयर से शुरुआत होता है। ऐसे वाक्यों को जब हम बनाते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन तो देयर से शुरुआत करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सकता के लिए कैन लगता है, सकता था हो जाता है तो पास्ट, तो उसी के लिए कुड लगता है, उसका भी हम यूज़ बाद में पढ़ेंगे। नॉर्मली हम जानिए आप कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता नहीं हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी क्या कैन बी, कुड बी आ जाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, इसलिए ऐसे सेंटेंस को भी देयर से शुरुआत किया जाता है। जैसे देयर कैन बी क्यों लगा, सकता है इसलिए कैन बी लगा। देयर कैन बी नो, नहीं हो सकता है क्या, तो यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या नहीं हो सकता है, तो समझौता, तो नेगोशिएशन बिटवीन भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस का अंग्रेजी बनेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता नहीं हो सकता है।
तो देयर कैन बी नो नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ हमारा सकता था, कैन बी कुड बी का यूज़ हो रहा था, इसलिए हमने देयर लगाया। देयर लगाने के बाद कैन बी यानी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है तो कैन नॉट बी, यदि हम इसे भी ऐसे भी बना सकते हैं कि कैन बी नो के स्थान पर हम इसे लिख सकते हैं कैन नॉट बी। इसके बाद बाकी सेंटेंस ऐसे ही बन जाएंगे। तो देयर कैन बी नो नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या देयर कैन नॉट बी नेगोशिएशन। यहाँ नेगोशिएशन का मतलब है समझौता, तो ऐसे आप इम्पोर्टेंट मीनिंग को याद कर सकते हैं। तो नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता नहीं हो सकता है। तो आइए सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए। तुम्हारे और उसके बीच कोई समझौता कोई संधि नहीं होगा, लेते हैं इस बार होगा लिया जाए। यानी कि होगा के लिए आप जानते हैं गा गे गी रहता है फ्यूचर वाला, तो उसमें क्या लगता है, विल सेल लगता है। तो यहाँ विल या सेल भी यूज़ होगा सेंटेंस सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ स्टार्ट होगा देयर से, तो देयर विल बी संधि नहीं हो सकता है, तो देयर विल बी नो कोई संधि, तो एनी ट्रीएटी ट्रीएटी है। देयर विल बी नो ट्रीएटी बिटवीन तुम्हारे और उसके बीच, यू एंड हिम, तुम्हारे और उसके बीच कोई संधि नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, विल बी के स्थान पर आप लिख सकते हैं कि विल नॉट बी। जब भी नो या नेगेटिव सेंस आता है तो विल और बी के बीच में नॉट का यूज़ होता है। जैसे सेल भी होगा, यदि सेल बी का यूज़ होगा तो यहाँ नॉट आएगा। यदि नॉट का सेंस आएगा तो यहाँ आप सेल नॉट बी लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा, ये सही है। ऐसे नहीं लिखिएगा आप कि सेल बी नॉट, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। यदि आपको इस तरह से लिखना है तो सेल बी नो आप लिखिएगा इस तरह से, फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे और उसके बीच कोई संधि नहीं होगा, तो देयर विल बी नो एनी ट्रीएटी, मतलब एनी ट्रीएटी यानी कोई संधि। तो यहाँ से संधि का आप मीनिंग याद कर सकते हैं, बिटवीन के बीच, तुम्हारे और उसके बीच, तो यू एंड हिम। तो इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आइए रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि यदि देयर से संबंधित कोई भी वाक्य इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक अर्थात उसमें क्या कौन क्यों लगा हो, प्रश्नवाचक हो, तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत क्या एक्सुलरी वर्ब से करते हैं। अर्थात एक्सुलरी वर्ब दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से करते हैं। तो यदि देयर से कोई भी वाक्य हो और उसमें नेगेटिव का सेंस हो, इंट्रोगेटिव का सेंस हो, जैसे प्रश्नवाचक उसमें साइन हो, तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत एक्सुलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। आइए एग्जांपल देखिए, जैसे क्या वहाँ एक साधु थे, क्या वहाँ एक साधु थे। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम जब क्या नहीं रहता था तो वहाँ एक साधु थे, तो ऐसे सेंटेंस को बनाते थे हम कि देयर वाज अ सेंट। तो जब क्या आ गया तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता था उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ थे हैं तो यहाँ लगेगा
क्योंकि एक साधु है तो was there a सेंट वहाँ के लिए भी लगेगा यहाँ देयर। तो क्या वहाँ एक साधु थे, तो was there a सेंट देयर। इस तरह से आप बनाइएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे गांव में विद्यालय नहीं है। क्या तुम्हारे गांव में विद्यालय नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस का जब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव वाले के साथ नोट रहे तो यह बनेगा was there not a school तुम्हारे गांव में। तो इन पीछे से इसका हिंदी इंग्लिश कर देंगे, तो इन तुम्हारे गांव, इन योर विलेज। तो इस तरह से आप बनाइएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन कि क्या तुम्हारे गांव में विद्यालय नहीं है। तो वाज, सॉरी यहाँ वाज नहीं लगेगा क्योंकि है तो इज़ लगेगा। तो इज़ देयर नॉट अ स्कूल इन योर विलेज। देखिए रूल नंबर 5 को, इसे आप नोट कर लीजिए। जब मैं आपको बोलूं कि इसे नोट कर लीजिए तो आप वीडियो को रोक करके इन्हें नोट कर सकते हैं। आइए रूल नंबर 5 को समझा जाए। व्हाट इज द रूल ऑफ 5th नंबर। रूल नंबर 5। कब से आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भाई हम देयर का यूज़ कहाँ करें, कैसे सेंटेंस में हम देयर का यूज़ करेंगे, कैसे पहचान होगा कि यहाँ देयर का यूज़ करके इस सेंटेंस को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में हम बदलेंगे। तो उसी को पहचान के बारे में रूल नंबर 5 में पढ़ना है। तो लिखिए आप रिकॉग्निशन यानी पहचान। तो पहचान क्या है, देयर से संबंधित हिंदी वाक्य में। आप हिंदी से ही न पहचानेंगे कि भाई इंग्लिश को देयर कैसे करेंगे। तो हिंदी वाक्य में पर, सामने, बगल में, समीप मतलब नज़दीक, बीच, पास, etc रहता है। यानी कि रूल नंबर 5 कहता है कि इसका पहचान कैसे किया जाए। रूल नंबर 5 के अंडर में यही पढ़ना है कि इसका पहचान कैसे किया जाएगा कि देयर का यूज़ कैसे कैसे सेंटेंस में होता है। तो देयर से संबंधित हिंदी वाक्य में, पर, सामने, बगल में, समीप, नज़दीक, बीच, पास आदि रहता है। तो उसे हम देयर से शुरुआत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि मेरे स्कूल में 20 शिक्षक तथा 500 विद्यार्थी हैं। तो इसमें हम बनाएंगे जब, तो कैसे पहचान करेंगे। तो मैंने बताया कि में पर सामने रहेगा। तो जैसे यहाँ आप देखिए में है मेरे स्कूल में, तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत देयर से किया जाता है जिसमें में पर, सामने, बगल में, नज़दीक, बीच, पास etc रहता है। तो देखिए ये बनेगा देयर आर 20 शिक्षक तथा 500 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ प्लूरल है सारे के सारे, जैसे 20 शिक्षक हैं और 500 विद्यार्थी, तो इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा आर यूज़ होगा, इसके बदले आर यूज़ होगा। तो देयर आर 20 teachers and 500 students 500 स्टूडेंट्स मेरे विद्यालय में यानी मेरे स्कूल में। तो इन
मेरे स्कूल में, तो इन माई स्कूल। इस तरह से आप बनाइएगा कि पहचान करके कि कहाँ कहाँ देयर का यूज़ होगा। तो जितने भी इसके पहले मैंने सेंटेंस बताए होंगे तो उसमें मे पर etc लगा होगा, आप ध्यान दीजिएगा। तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे बगीचे में तुम्हारे बगीचे में फूलों के अनेक पौधे थे। तो इसका जब इंग्लिश आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो तुम्हारे बगीचे में अनेक पौधे थे, तो यहाँ भी मे आया है यानी इन आया है, तो इसका शुरुआत देयर से होगा। तो देयर आर मैनी है, सॉरी थे है, तो यहाँ क्या होगा, देयर वेयर मैनी प्लांट्स ऑफ फ्लावर, मैनी फ्लावर्स तुम्हारे बगीचे में। तो इन, फिर तुम्हारे बगीचे में योर गार्डन। अभी तक ने अपने रूल 1 से लेकर के रूल 5 तक के रूल को पढ़ा और उसे समझा, और उसके आधार पर मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी सारे के आधार पर दिए और उनको मिक्स करके अब आइए 4-5 एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूं और उसे आप खुद से बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे इस कमरे में 4 खिड़की तथा 2 दरवाज़ा है। तो इसे बनाने के लिए हम पहले क्या देखेंगे कि क्या मे वाला है, अर्थात ये देयर से बनेगा। पहले तो आपको पहचान करना है, तो आप मे से है तो ये पहचान कर सकते हैं, या देयर से ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये बनेगा क्या, खुद से पहले बनाने का ट्राई कीजिए। तो देयर मैनी है यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ लगेगा आर। देयर आर क्या, 4 खिड़की तथा 2 दरवाज़ा। 4 विंडोज़ एंड 2 डोर्स इस कमरे में। तो इन, पीछे से हम इंग्लिश हिंदी का इंग्लिश करते हैं, तो इन दिस यहाँ हो जाएगा रूम, इन दिस रूम। इसको आप नीचे लिख लीजिएगा रूम को। तो सेकंड एग्जांपल आइए देखते हैं कि गोवा में राम बाबू के नाम से एक नेता रहते थे। आपने रूल 2 या सेकेंड या थर्ड में आपने पढ़ा कि रहते थे वाला जो है लिव रहता है, सिम रहता है, अपीयर्स रहता है। तो उसको कैसे बनाया जाता है, V3 करके इसे बनाया जाता है। तो इसे देखिए, ट्रांसलेट कीजिएगा जब, तो आप बनाइएगा कि देयर लिव्ड क्या कौन रहते थे, तो सब्जेक्ट लगता है फिर, तो अ लीडर नेम्ड राम बाबू, RAMBABU राम बाबू। कहाँ, तो गोवा में, इन गोवा। इस तरह से आप सेकेंड को बनाइएगा। देखिए थर्ड एग्जांपल, जैसे इंट्रोगेटिव के तौर पर लेते हैं। क्या तुम्हारे गांव में स्कूल था। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इंट्रोगेटिव है देखेंगे, तो एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी लगता है, सहायक क्रिया, उसको पहले लिखा जाता है। तो वाज देयर a school
कहाँ, तो तुम्हारे गांव में। तो इसे पीछे से हम करेंगे, तो इन योर विलेज, योर विलेज। इस तरह से इसका आप ट्रांसलेट कीजिएगा। फोर्थ नंबर देखिए कि सोमवार को जांच परीक्षा होगी। यहाँ गागेगी वाला है, मैंने बताया था सेल, शुड, सेल बी, वुड बी, कैन बी, कुड बी वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। नॉट रहता है तो कैन बी के बीच में आ जाता है कैन नॉट बी लग करके। तो इस तरह से यहाँ नॉट नहीं है तो ये बनेगा देयर विल बी टेस्ट, जांच परीक्षा, तो टेस्ट, एग्जामिनेशन। फिर सोमवार को तो ऑन मंडे। यदि सोमवार को, मंगलवार को, रविवार को इस तरह से रहे तो ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे करके आप बनाइएगा ऐसे सेंटेंस को। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को समझते हैं। वहाँ कोई नहीं है। जितने भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसे खुद से बनाने की ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मेरे द्वारा बनाए गए सेंटेंस को मैच कीजिएगा। तो वहाँ कोई नहीं है, तो इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, तो देयर, वहाँ कोई नहीं है तो देयर इज़, नॉट है तो नॉट, देयर इज़ नॉट, कोई नहीं तो एनीबडी, देयर इज़ नॉट एनीबडी वहाँ, तो वहाँ का होगा देयर, THEIR, ओके, देयर। 6th एग्जाम्पल देखिए, जैसे पटना में एक चिड़ियाघर है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाइएगा आप कि देयर है तो देयर इज़ अ ज़ू मतलब चिड़ियाघर होता है, जू मतलब चिड़ियाघर, तो देयर इज़ अ ज़ू कहाँ, इन पटना। तो पटना जो होगा यहाँ कैपिटल लेटर होगा, PATNA, पटना। तो इस तरह से मैंने 6 एग्जाम्पल दिए और इन्हें सॉल्व कराया। इन्हें बनाने के लिए खुद से ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हमारे बनाए द्वारा सेंटेंस से आप मैच करके देख सकते हैं कि मेरा प्रैक्टिस हो रहा है तो सही है या गलत है, मैं इसे खुद से बना पा रहा हूँ या नहीं। तो आइए 2-4 और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, नदी में मछलियाँ की कमी हो सकती है। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल ऐसे बनेगा कि नदी में मछलियाँ की कमी हो सकती है, तो देयर हो सकती है तो देयर कैन बी कमी मछलियों की, तो देयर कैन बी स्कार्सिटी। यहाँ स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, नदी में मछलियों की स्कार्सिटी ऑफ फिश मतलब यहाँ नाउन ऑफ नाउन लगा, मछलियों की कमी, तो स्कार्सिटी ऑफ फिश नदी में, तो इन रिवर। आइए सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए। जैसे क्या नदी में, इंट्रोगेटिव के तौर पर हम लेते हैं, पानी नहीं है। क्या नदी में पानी नहीं है, तो यहाँ है था रहता तो पहले लगता है, तो क्या ये इंट्रोगेटिव हो गया तो एक्सुलरी पहले लगता है, तो इज़ देयर। नॉट है, यहाँ नॉट है तो यहाँ लगेगा नॉट, इज़ देयर नॉट पानी, क्या, तो पानी नहीं है, तो नॉट वाटर कहाँ, तो नदी में, इन
रिवर, यहाँ स्मॉल आर लिखिए, इन रिवर, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक राजा था, एक राजा था, तो आपने अक्सर सेंटेंस में देखा होगा बचपन की किताबें में, तो ऐसे कैसे बनता था कि देयर वाज किंग, कैसे बनता था, तो देयर था है तो वाज, अगर है रहता तो एक राजा है तो देयर इज किंग, या था है तो देयर वाज किंग, देयर वाज किंग। चौथा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे भारत में अनेक धार्मिक लोग रहते हैं, तो यहाँ रहते हैं के लिए के रूप में है। जैसे मैंने सेकेंड रूल में हमने लिखवाया था कि लिव, सिम और अपीयर रहता है, तो उसको कैसे बनाते हैं। यदि था रहता तो यहाँ लिव्ड हो जाता, और लेकिन रहता है तो लिव ही होगा, तो ऐसे बनेगा ऐसे सेंटेंस, तो देयर लिव धार्मिक लोग, अनेक धार्मिक लोग, तो देयर लिव मैनी धार्मिक लोग, तो रिलीजियस पीपल, रिलीजियस मतलब यहाँ होता है धार्मिक, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट मीनिंग है। तो देयर लिव मैनी रिलीजियस पीपल, कहाँ, भारत में, तो इन भारत या इन इंडिया आप लिखिए, इंडिया, भारत, कुछ भी लिख सकते हैं। ये 5th नंबर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वहाँ एक साधु अवश्य होंगे, तो यह अवश्य होंगे, तो अवश्य के लिए मस्ट यूज़ होता है, और होंगे है तो मस्ट बी यूज़ होगा। तो जैसे देखिए, तो देयर मस्ट बी क्या, एक साधु, तो अ सेंट वहाँ, तो देयर, इस तरह से आप पांचों एग्जाम्पल को आप खुद से भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, देयर का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेंटेंस में किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इट पॉइंट रहेगा, और टॉपिक हमारा 5th ही अभी चलेगा, क्योंकि उसमें 7 पॉइंट हैं जिन्हें यूज़ के तौर पर हमें देखना है कि कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।